Hello students, our today's topic is backcross method. So let's start with the backcross method. What is this? It is a cross between F1 hybrid and one of its parents is known as the bragg cross. ब्रैग क्रॉस की अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या होता है, ये ऐसा क्रॉस है जिसमें हम जो F1 हाइब्रिड हमें मिलता है, ठीक है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो नॉर्मली हम अभी तक देखते आ रहे हैं ब्रीडिंग मेथड्स में कि हमें F1 मिलता है, F1 हाइब्रिड, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि वो दो पेरेंट्स का मिक्सचर होता है, 50% फ्रॉम वन पेरेंट एंड 50% फ्रॉम अनदर पेरेंट, मतलब मेल एंड फीमेल। तो जो F1 मिल रहा है हमें, उसका फिर से हम क्रॉस किससे करवा रहे हैं, वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, वेदर इट मे बी रेसेसिव और इट मे बी डोमिनेंट, ठीक है। तो पेरेंट किसी भी एक पेरेंट से या फिर मेल या फीमेल किसी भी पेरेंट से अगर हम उसका बैक क्रॉस करवाते हैं, उसी को हम कहते हैं बैक क्रॉस। मतलब इसका बैक क्रॉस जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं या जो इसका नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो हमने पहले दो पेरेंट्स का मिक्सचर तैयार किया, जो F1 हाइब्रिड हमें मिला, उसके बाद हमने उसी के एक पेरेंट से जो F1 हाइब्रिड है उसको क्रॉस करवा दिया, तो उसी को हम फिर से बैक जा रहे हैं ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ये जो है ये प्रपोज़ किया था हैरियन ने। हैरियन एंड पॉपे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1922 में इसको प्रपोज़ किया था एज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर स्मॉल ग्रेन्स। छोटी ग्रेन्स के लिए ये मेथड सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और बैक क्रॉसिंग जो है वो यूज़ की जाती है फॉर डिकेड्स टू ट्रांसफ़र स्पेसिफिक कैरेक्टर इनटू इट लाइट लाइन्स। मतलब कि बैक क्रॉसिंग हम करते क्यों, क्योंकि हमने जो पेरेंट हम सेलेक्ट करते हैं उनमें कुछ कैरेक्टराइजिंग फ़ीचर्स होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल फ़ीचर्स होते हैं जो हम देखते हैं पेरेंट्स में, और वही कैरेक्टर अगर हमें अपनी प्रोजेनी में चाहिए कम्प्लीटली, मतलब 100%, क्योंकि हाइब्रिड तो 50-50% होता है, उसमें 50% एक पेरेंट का आता है, दूसरा 50% दूसरे पेरेंट से आता है, तो हमें पूरा का पूरा 100% कैरेक्टर किसी भी एक पेरेंट का नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बैक क्रॉस मेथड इसलिए स्टार्ट हुआ, इसलिए इनिशिएट हुआ क्योंकि हमने कोई एक ऐसा प्लांट देखा जिसका हमें 100% कैरेक्टर उस हाइब्रिड में चाहिए। तो ये जो क्रॉसिंग मेथड है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी भी स्पेसिफिक पेरेंट का हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लाइट लाइंस में। लाइट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं जिसमें हमें क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। वैरायटी जो है विच रिसीव्स जीन इज़ रेसिपिएंट पेरेंट, जो वैरायटी रिसीव करती है जीन को उसको हम रेसिपिएंट पेरेंट कहते हैं, और जो वैरायटी जिनमें विच इज़ द सोर्स ऑफ जीन, जो कि डोनर जो डोनेट कर रही है अपनी जीन, विच हैविंग अ सोर्स ऑफ जीन, उसको हम डोनर पेरेंट कहेंगे, ठीक है। इसमें ही बैक क्रॉस में ही टर्म यूज़ होता है रिकरेंट पेरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट का, ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में, तो यू शुड बी अवेयर विद दीज टर्म्स। तो रिकरेंट पेरेंट क्या होता है, रिकरेंट पेरेंट होता है जब हम रेसिपिएंट पेरेंट को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोसीजर जब पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे रिकरेंट पेरेंट क्या होता है। मतलब हम एक पेरेंट को जब हाइब्रिड से बार बार क्रॉस करवा रहे हैं और उसी पेरेंट के हमें कैरेक्टरिस्टिक 100% चाहिए हाइब्रिड में, ठीक है, तो उसको हम रिकरेंट पेरेंट कहेंगे क्योंकि हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। और जो डोनर पेरेंट है जिसको हम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे वाइल इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जब हम P1 P2 का क्रॉस करवाते हैं और F1 मिलता है, उस टाइम पे जो हमने क्रॉस करवाया है एक बार एक पेरेंट का, उस पेरेंट को हम कहेंगे नॉन रिकरेंट पेरेंट, बिकॉज वी आर नॉट रिपीटिंग दैट पेरेंट इन द क्रॉसिंग विद द F1 हाइब्रिड। ओके, गॉट माई पॉइंट। इतना चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बैक क्रॉस क्या है, किसने दिया है, रिकरेंट पेरेंट क्या है, नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, एलाइट लाइंस क्या है, हम इसमें क्या एक पेरेंट ले रहे हैं रेसिपिएंट पेरेंट, एक डोनर पेरेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि आखिर कैसे ये फॉलो किया जाता है बैक क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बैक क्रॉस ब्रीडिंग का वो ये होता है कि हमें कोई भी डिफेक्ट्स हैं प्लांट में, ठीक है, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, उसकी एक या दो डिफेक्ट्स जो है उसमें
अगर हमें इम्प्रूवमेंट लाना है इसलिए हम बैक क्रॉस मैथड जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बैक क्रॉस ब्रीडिंग मैथड इज़ टू इम्प्रूव वन और मोर डिफेक्ट्स ऑफ अ high yielding variety. So let us consider P1 is having a well adapted and high yielding variety. ओके यहाँ पे जो ये वैरायटी आप देख रहे हो P1, इसमें क्या है, वेल अडाप्टेड है ये इन्वायरमेंट से और हाई यील्डिंग कैपेसिटी है P1 में। और वहीं अगर बात करें P2 की, तो वो वैरायटी है डिज़ीज़ रेजिस्टेंट। जो भी हम डिज़ीज़ कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हमने वीट में रस्ट का एग्जांपल लिया था, तो ये जो पर्टिकुलर P2 वैरायटी है इसमें डिज़ीज़ रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए, और जो कि डोमिनेंट जीन से गवर्न होती है, ठीक है। 2 टाइप की जीन होती हैं, या आप क्लियर हो इस चीज़ से, डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। तो बैक क्रॉसिंग भी 2 मेथड्स की होती है। एक होती है डोमिनेंट जीन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एक है डोमिनेंट जीन ट्रांसफ़र मेथड इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग, और एक है रेसेसिव जीन ट्रांसफ़र इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट जीन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर हैं दोनों, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रेसेसिव जीन ट्रांसफ़र भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन यहाँ पे गवर्न कर रही है P2 पेरेंट को, ठीक है। तो P1 को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें 100% चाहिए, और F1 हाइब्रिड को हम P1 से ही क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो P1 इज़ अ रिकरेंट पेरेंट, राइट, क्योंकि हम इसको बार बार रिपीट करेंगे बैक क्रॉस मेथड में। एंड P2 इज़ द डोनर पेरेंट, जिसको हम कहते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट, क्योंकि हमने सिर्फ इस वाले स्टेप पे, ये जो फर्स्ट स्टेप है P1 एंड P2 वाला, उसमें P2 का यूज़ किया ओनली 1 टाइम, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन रिकरेंट पेरेंट। तो ये हो गया नॉन रिकरेंट पेरेंट, और ये है रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। तो जो भी हमें F1 मिला, ठीक है, जो हमें F1 मिला P1 और P2 को जब हमने क्रॉस करवाया हाइब्रिडाइजेशन से 2 वैरायटी को, तो F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स मिले F1 सीड्स के, उनको हमने किससे क्रॉस किया, रेसिपिएंट वैरायटी से, P1 से, ठीक है, जो हमारा रिकरेंट पेरेंट है उससे हमने फिर से क्रॉस करवाया। तो क्या ये F2 जनरेशन है, नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने F1 की सेल्फिंग करवाई थी, मतलब अभी जो प्रीवियस हमने मेथड पढ़ा बल्क मेथड, उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें F1 मिला, हमने F1 की सेल्फिंग करवाई, हमें क्या मिला F2 की फिर हमने सेल्फिंग करवाई, हमें क्या मिला F3 की फिर हमने सेल्फिंग करवाई। और सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेम, हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मतलब सेम जो F3 हमें मिल रहा है उसी में ही हम क्रॉस करवा रहे हैं, और हमें उसी वैसी ही वैरायटी की सीड्स मिल रही हैं, ठीक है। तो सेल्फिंग वो होता है जब हम सेम वैरायटी में क्रॉस करवाते हैं। तो जब हम सेल्फिंग करवाते हैं उस हाइब्रिड की, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें जनरेशन मिलती है, वो फिर मूव फॉरवर्ड होती है, जैसे F1, F2, F3, F4। तो यहाँ पे क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, बैक क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ पे हमें जो F1 हाइब्रिड मिला उसको हमने किससे क्रॉस करवा दिया, उसी के ही एक पेरेंट से, जो कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए हमारी वैरायटी, न्यू वैरायटी के लिए, ठीक है। तो हमने P1 से क्रॉस यहाँ करवा दिया है। तो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम टर्म, वो करते हैं फर्स्ट बैक क्रॉस जनरेशन, उसको हम बोलते हैं BC1, बैक क्रॉस 1, ठीक है। ये सेलेक्शन इज़ डन फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड सेलेक्टेड वंस आर बैक क्रॉस्ड विद रिकरेंट पेरेंट P1। तो सेलेक्शन यहाँ पे हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी का करते हैं, और सेलेक्टेड वंस को, जो हमें सेलेक्टेड, जो हमने जिनको कर लिया डिजीज़ रेजिस्टेंट, जिनमें कैपेबिलिटी है, उनको जब हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर हम उन सेलेक्टेड वैरायटी में बैक क्रॉस कर देंगे किसका, रिकरेंट पेरेंट, जो कि है P1, ठीक है। फिर हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, BC2 जनरेशन, क्या होगी, BC2, बैक क्रॉस 2, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे ही 6th जनरेशन तक चलता है, सॉरी 5th जनरेशन तक, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th,
इतनी जनरेशन्स तक हम बैक क्रॉसिंग ही करते रहते हैं। ये करते क्यों हैं हम? क्योंकि अगर आप देखोगे इसको मैथमेटिकली, ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब आप किसी भी पेरेंट का क्रॉस करवाते हो तो यहाँ से आता है 50%, ठीक है, यहाँ से आता है 50%, ठीक है। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल वैरायटी है, अगर हमने इसको लिया स्मॉल आर, ये रिकरेंट पेरेंट है और ये कैपिटल आर है नॉन रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। ये है रस्ट डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, अगर हमें लेना है तो ये रस्ट रेजिस्टेंट है। ये वैरायटी है जो वेल अडेप्टेड है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। तो हमें इस ये ए और बी से हम डिनोट कर देते हैं पेरेंट को। तो अगर हमें ए के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हाइब्रिड में और बी को हमें सिर्फ एक बार हम क्रॉस उससे करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? F1 हाइब्रिड क्या मिलेगा? एक मिलेगा यहाँ से कैपिटल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर। तो ये 50% आ रहे हैं ना। तो इसी को ही जो हमारा हाइब्रिड हमें मिला है इसकी हम किससे क्रॉसिंग करवाएंगे? अब हम इसकी क्रॉसिंग इधर साइड में लिख दे रही हूँ, इसकी क्रॉसिंग हम P1 से करवाएंगे जो A है। तो A क्या है? स्मॉल आर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और एक मिलेंगे आर स्मॉल आर वैरायटी। तो यहाँ पे फिर से जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो किसका हो रहा है? यहाँ पे तो हमें 50% आएगा, 50% मिलेगा। ए के कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट ए के कैरेक्टरिस्टिक 50% मिलेंगे और यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? 25%, राइट। क्यों 25% मिलेंगे? क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर आ रहा है ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो जो ए के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे 50% आए हैं। तो ये 50-50-100 मिल के हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये फिर से ट्रांसफ़र होंगे तो ये तो अब 25% इस तरीके से हो जाएंगे ना। 25 ये, 25 ये, 25 ये और 25 ये। तो ये दोनों मिला के 50%। और ये हमें आर तो कंसिडर करना नहीं है, हमें करना है स्मॉल आर, तो इसका ये 25%। तो इस तरीके से हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैक क्रॉसिंग करवाते जाएंगे और तब तक बैक क्रॉस करवाएंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए? P1 के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो स्मॉल आर जो इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ उसका 100% कैरेक्टरिस्टिक्स ना मिल जाए। तो ये मिलता है हमें 5th जनरेशन में जाके, ठीक है। ये मैथमेटिकली जब आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से आपको करना होगा कि जैसे अभी हमने देखा कि उसके 25% कैरेक्टरिस्टिक आए, फिर 50%, फिर आपने बैक क्रॉसिंग किया, जो आर हमें मिला उसकी फिर आपने P1 से क्रॉसिंग किया पेरेंट 1 से, तो फिर आपको कितने मिलेंगे? उससे तो 50% आएगा और उससे फिर से आपको कितना मिलेगा? 25%। तो इस तरीके से जब आप देखते जाओगे कि आप जब उसमें ऐड करोगे कि टोटल कितने मिल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मतलब पूरा 100 तो नहीं, 99 पॉइंट समथिंग % ऑलमोस्ट P1 के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। मतलब एकदम सिमिलर वो दिखने लगता है प्लांट, कि वो एकदम सिमिलर अब दिख रहा है। तो जब हमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाते हैं उस P1 पेरेंट के जो हमें चाहिए कंसिडरेबल कैरेक्टर्स, तो हम फिर 6th बैक क्रॉस जनरेशन जो है, ठीक है, उसमें प्लांट्स को जो सेलेक्ट करते हैं 6th जनरेशन में, उसको फिर हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो 6th जनरेशन में आती है F2 जनरेशन, जहाँ पे हम सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमें कौन सी सीड्स मिली है जो BC5 में जो हमने क्रॉसिंग करवाई P1 से, उसके बाद जो हमें सीड्स मिली 6th जनरेशन में, उसकी हमने फिर सेल्फिंग करवाई और उसमें जो हमें मिलेगा, जो हमें सीड्स मिलेंगी, उसको हम बोलेंगे F2 हाइब्रिड, ठीक है। F2 जनरेशन वो होगी BC6 F2 जनरेशन। और इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को हम
इंडिविजुअली ग्रो करवाते हैं और प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस में विद द रिकरेंट पेरेंट। दिखने में वो एकदम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रिकरेंट पेरेंट जो हमने कंसिडर किया है P1, और जो न्यू प्लांट्स हम बना रहे हैं, जो डेवलप करना चाह रहे हैं न्यू वैरायटी, वो उन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, तो उसको हम इसी बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है उसको भी हम चेक करते हैं, क्योंकि हम इसमें भी आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमने बल्क मेथड में किया था आर्टिफिशियल कंडीशन, मतलब रस्ट का स्प्रे करवाएंगे, ठीक है। रस्ट का स्प्रे करवाएंगे तो जो ससेप्टेबल या सेंसिटिव वैरायटी होंगी वो मर जाएंगी, और जो रेसिस्टेंट होंगी वो जीवित रहेंगी। और यहाँ पे आप दोनों चीज़ देख पाओगे, जो जीवित हैं मतलब वो रेजिस्टेंट है, और इक्वल साइज जो रिकरेंट पेरेंट है हमारा, जो हम कंसिडर कर रहे हैं क्रॉसिंग में, वो दोनों एकदम सिमिलर होंगे। तो हम दो चीज़ लेके यहाँ पे चल रहे हैं, एक तो रिकरेंट पेरेंट से हम कंपेयर करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से सिमिलर कितना है, एक जैसे हैं कि नहीं दिखने में, यील्डिंग अच्छी है और वेल अडेप्टेड है, और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से फिर हम इसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज़ को ग्रो करवाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और प्लांट को सेलेक्ट करते हैं हम सिमिलैरिटी के बेसिस में, हार्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमें सीड्स मिलती है उसको हार्वेस्ट करते हैं बल्क में। जब हम ये चेक कर लेते हैं कि हाँ ये जो वैरायटी हमें मिली है ये बिल्कुल हूबहू सिमिलर है P1 से, P1 पेरेंट से, जो कि हमने रिकरेंट पेरेंट के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ईल्ड ट्रायल्स करते हैं, जो कि प्री ईल्ड ट्रायल होता है फर्स्ट। उसमें जब हमारा ये सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो ईल्ड ट्रायल फर्स्ट होता है PYT, उसके बाद आता है MYT। PYT मैं बता चुकी हूँ आपको, लोकल लोकेशन में होता है, लोकली जब हम उसका टेस्टिंग करते हैं, और मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल में हम डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट कंडीशंस में उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि वो ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, डिजीज़ रेजिस्टेंट है कि नहीं है, और उसमें 3 साल लग जाते हैं। तो इसमें भी अराउंड 14 ईयर्स लगते हैं, ये भी लंबी प्रोसीजर है। वहाँ पे बस यही डिफरेंस है, वहाँ सेल्फिंग हो रही थी, यहाँ पे बैक क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें भी फिर जो न्यू वैरायटी मिलती है उसको हम मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके मेरिट्स हैं, जैसे कि इसमें टेस्टिंग नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो वैरायटी डेवलप हो रही है बैक क्रॉस मेथड से, उसकी परफॉर्मेंस हमें ऑलरेडी पता है। रिकरेंट पेरेंट के हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी चेक कर लिए हैं कि वो वेल अडेप्टेड है और हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो इसमें टेस्टिंग ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है वैरायटी की, क्योंकि वी नो द परफॉर्मेंस ऑफ रिकरेंट पेरेंट, और रिकरेंट पेरेंट ही आया है न्यू वैरायटी में, ठीक है। उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बैक क्रॉसिंग के थ्रू जो न्यू वैरायटी करी है तैयार, उसमें उसी के ही जीन्स हैं, तो जीन्स जो प्रेजेंट होंगे वैसे ही तो वो डेवलप होगा ना, उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, वही फीचर्स होंगे, तो इसलिए टेस्टिंग नेसेसरी नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं चाहिए, इसमें रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए होता है, रिकॉर्ड मेंटेन भी नहीं करना होता है ऐसा कुछ, क्योंकि एक ही पेरेंट को हम कंसिडर करके बैक क्रॉसिंग कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन भी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट जो ससेप्टेबल होते हैं वो मर जाते हैं, और जो रेजिस्टेंट होते हैं वो डेवलप करते हैं, और बैक क्रॉसिंग के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एज इट इज़ उसमें रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं बैक क्रॉस मेथड में। डीमेरिट्स क्या है? अनडिज़ायरेबल जीन कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू वेराइटी में, जब हाइब्रिडाइजेशन और बैक क्रॉसिंग होता है। और हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं बैक क्रॉस में, तो ये भी एक लंबी टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो ये एक डीमेरिट में काउंट होता है। और न्यू वैरायटी जो है वो कभी भी सुपीरियर नहीं होती है रिकरेंट पेरेंट से। रिकरेंट पेरेंट जिसको हम बैक क्रॉस करवा रहे हैं वो कभी भी न्यू वैरायटी सुपीरियर नहीं होगी, ठीक है। एक्सेप्शन होता है कि कभी कभी क्या होता है, डोनर पेरेंट्स के कैरेक्टर जो हैं जब ट्रांसफ़र होते हैं तब कुछ अगर वेरिएशंस आ गए तब में भी सुपीरियॉरिटी आ सकती है, अदरवाइज़ न्यू वैरायटी कभी भी रिकरेंट पेरेंट से सुपीरियर नहीं होती है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन क्या है बैक क्रॉस मेथड के? तो ये मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट
के लिए फ्रॉम वन वेराइटी टू अनदर, but is also suitable for the transfer of quantitative characters and is applied in both self and cross pollinated crops. ये भी सेल्फ में भी यूज़ होता है, क्रॉस में भी यूज़ होता है ये. और ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब क्वांटिटी, ईल्डिंग की बात हमने की ना, ईल्डिंग वाले कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं रिकरेंट पैरेट में, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने के लिए सूटेबल है. ठीक है. और दोनों क्रॉप्स में सेल्फ एंड क्रॉस. इंटरवेराइटल जो ट्रांसफ़र है सिंपली इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंस, सीड कलर, प्लांट हाइट, इसके लिए भी सूटेबल है. ठीक है. इंटरवेराइटल ट्रांसफ़र या फिर हम उसको क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. ईयरलीनेस, सीड साइज, सीड शेप में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन वेराइटी टू अनदर बिलोंगिंग्स द सेम स्पीशीज़. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करने के लिए बैक क्रॉस मेथड इज़ वेरी बेनिफिशियल. हम कॉमनली इस मेथड को यूज़ करते हैं. अचीवमेंट्स क्या है, क्या क्या अभी तक हमने डेवलप करा है बैक क्रॉस मेथड से. सो बैक क्रॉस मेथड हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इन बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. उसमें से कुछ है जैसे कि वीट खर्चिया 65, NP853, NI5439, and there are so many all varieties are there which been developed from the help of by the method using back cross breeding method. Okay, so that's all for today's video regarding the back cross method in self pollinated crops, and it is used in cross pollinated crops as well. And we have discussed today about the dominant gene transfer. Okay, dominant gene transfer in back cross method. Likewise, we this method implies in recessive gene transfer also. So we will discuss later about the recessive gene transfer in back cross method. Hope you have understand, and thank you so much. Have a nice day.